हाँ, चलिए, प्रियंवद जी का बहुत संक्षिप्त है। हम लोग और सुनना चाहते थे प्रियंवद जी को, लेकिन वो बहुत झंकृत कर गए विचारों के स्तर पर। और कम से कम ये इस संगोष्ठी की एक उपलब्धि के तौर पर है कि उसने हमें चीज़ों को नए तरीके से सोचने और समझने के लिए प्रेरित किया है। मैं प्रियंवद जी का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। नाम तो बहुत हैं, नज़ीर अकबराबादी हैं, गायब हैं, कबीर नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए, जायसी नहीं है उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए। तो ये तो पुराने सवाल हैं, बड़े सवाल हैं, लेकिन आज के संदर्भ में इनको उठाना। हाँ, हाँ, जी जी। तो मैं अब अगले वक्तव्य के लिए हमारे बीच प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी हैं, जो दर्शन शास्त्र की बहुत विदुषी हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपति रही हैं। लगातार लेखन उनका चलता रहता है और बहुत सारे सामाजिक सांस्कृतिक मसलों में वो आगे से आगे रहती हैं। ख़ास तौर से ये जो सांप्रदायिकता के जो गहरे सवाल हैं इनसे जूझते हुए और महिलाओं के प्रति जो हिंसा है उनके खिलाफ लगातार वो आंदोलनरत रहती हैं अपने लेखनी के माध्यम से, और बहुत सक्रिय हैं, जुझारू रहती हैं हर आयोजन में। मैं प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। गिरिराज किशोर जी की स्मृति को सलाम करते हुए, उनके काम को, उनके व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और सभी आयोजकों को धन्यवाद देते हुए कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया बात कहने का। मैं सुबह पहले वक्ता जब बोल रहे थे भादु जी, तभी आ गई थी और सबको सुना। मेरी थोड़ी सी दिक्कत इस समय अब यह है कि सुबह से अब तक इतने बिंदु छोड़ दिए गए हैं, इतनी बातें आ गई हैं जिन पर प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत है और इच्छा भी है लेकिन वो 1-1.25 घंटे तो ज़रूर लगेगा सुबह से सुनी बातों पे, अगर आप कुछ बात कहना चाहें। और इस सत्र में फिर जो जिस तरह की बातें हुई हैं उसमें फिर 2-3 और घंटे चाहिए तो वो लोभ अपना रोकते हुए काश दोनों सत्रों की, मैं बिल्कुल वैसे मुझे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, प्रियंवद जी को भी नहीं मांगनी चाहिए थी, क्योंकि बात कहने का हक तो है और उसी की तो सारी लड़ाई है आज, है ना। तो आज हम चिंतित क्यों। तो मैं बस इच्छा अपनी प्रकट करना चाहूँगी कि तमाम जो बड़े, जैसे एक तो अभी अभी जो मुस्लिम्स का गांधी को स्वीकारना या अस्वीकार, ये क्या वाकई सुबह भी बात कही गई थी, क्या सचमुच स्वीकारा अस्वीकारा नहीं आए गांधी की। लंबी फहरिस्त है जो गांधी जी के साथ मरे कटे, अपने परिवार बर्बाद। लेकिन मैं गुजारिश ये करूँगी कि कोई एक और बैठक हो जिसमें सिर्फ इस बात पर विचार हो तो अच्छे से बात हो सकती है कि गांधी जी को एक कौम ने क्या अपनाया नहीं, या ये भी एक भ्रम है और एक तरह का ऐसा प्रचारगत हमारे मन में विश्वास बना है जिसे हम दोहराते हैं बिना इतिहास को खंगाले हुए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं गांधी जी को बिल्कुल भी कोट नहीं करना चाहूँगी अपनी बात में। सुबह से गांधी जी की बात हुई है, बहुत सारी बातें आ गई हैं तो दोहराव तो ना हो। दूसरी बात ये कि मैं गांधी जी को भी क्रिटिकली देखती हूँ। मैं भी उनकी एक अर्थ में भक्त हूँ, एक अर्थ में मैं बहुत ही सख्त आलोचक भी हूँ। तो वो भी बात मैं आज नहीं छेड़ूँगी, उसमें डाइवर्जन इतनी बातें हैं क्या, मतलब पूरा आपने तो वैचारिकी का पूरा संसार आज खुल गया। तो उस वैचारिकी के पूरे आइडियोलॉजी का पूरी जो इतनी चीज़ें आई हैं जिस पे रिएक्शन होना चाहिए, तो वो तो नहीं हो सकता। मुझे कहा गया था हिंसा और
अहिंसा और प्रतिपक्ष इस सामान्य विषय को देखते हुए जेंडर पर बात करना, और उस पर मैं संक्षेप में बात कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये भी लगातार सोच रही हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होती जो सुबह से सिर्फ सुन रहे हैं तो क्या हाल हुआ होता। मैं भी सुबह से आधे समय पर, अब तो फिर इधर आने का मौका मिला खाने के बाद पर आप तो वहीं के वहीं हैं। तो मारना भी कई तरह का होता है, एक सुना के भी हम मारते हैं तो बस मैं एक दो बातें जो भाषा ने जिस तरह के बहुत ओजस्वी तरीके से बात भाषा ने रखी, मैं सिर्फ एक चीज़ को आगाह करना चाहूँगी। हालांकि मैं भाषा को आगाह नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो जो मैं कहने जा रही हूँ वो जानती हैं उस बात को, कि जैसे किसान आंदोलन पर जो कानून विड्रॉ किए गए उससे इतना जश्न मन रहा है, चाहे वो फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, लोगों के आपसी बातचीत में हो, अखबारों में हो, ऑल्टरनेटिव मीडिया जो हमारा है उसमें हो। उस जश्न के साथ बहुत सारी हिदायतें और बहुत सारे ख़तरे हैं जो हमें भूलने नहीं चाहिए। कि मोदी जी ने जब तथाकथित माफ़ी मांगते हुए उसके वापसी का ऐलान किया है, बहुत तरह की वापसियां हैं ना भाजपा में, घर वापसी है और फिर ये कानून वापसी है। तो ये जो कानून वापसी का ऐलान कीजिए तो ज़रा उनके वाक्यों पर गौर करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम जश्न ज़रूर मनाएं, क्योंकि तानाशाह पहली बार झुका है, पहली मात मिली है, अभी और मातें देना बाकी हैं जो ज़्यादा ज़रूरी मातें हैं। लेकिन ये जो पहली मात मिली है वो अंतिम मात नहीं है, ये केवल एक चाल है। उन्होंने लोग लिख रहे हैं लगातार मैसेजेस में कि किसानों से माफ़ी नहीं मांगी है। उन्होंने कहा है कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, माफ़ी मांगता हूँ। तो माफ़ी उनसे मांग रहे हैं जो उनको तपस्यावान समझ रहे थे, जो उनको तपस्वी समझ रहे थे। अपने भक्तों से माफ़ी मांगी, किसानों से कतई नहीं। उन्होंने अपने उस वक्तव्य में भी ये बात कही है कि मैंने किसानों के लिए बहुत किया, उनका भला करना चाहा। और मैं बिल्कुल कोट कर रही हूँ, शायद एक आध अक्षर का इधर उधर फ़र्क हो, पर मुझे याद है उन्होंने क्या कहा था। और साथ में ये उन्होंने कहा, तीसरा या चौथा वाक्य उनका था कि लेकिन हम या मैं, जो भी शब्द इस्तेमाल किया हो, हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। अब ज़रा एक पूरी चीज़ को आप एनालाइज कीजिए कि आप कह रहे हैं कि हम तपस्या कर रहे थे, और चूंकि वो इन कृषि कानूनों के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो इन कानूनों को लाना तपस्या के समान समकक्ष रखा उन्होंने, जैसे वो बद्रीनाथ जाते हैं तपस्या करने। तो वो तपस्या थी, उनकी तपस्या फेल हुई, लेकिन कोई तपस्वी अपनी तपस्या छोड़ता नहीं है, तो याद रखिए वो छोड़ेगा नहीं आगे। ये वोट की चाल है, वोट मिलेंगे फिर कानून आएंगे, तब हो सकता है दोबारा इतना सफल आंदोलन ना जुटा पाए किसान। बार बार नए लोग जुड़ते हैं, उनकी ताकत भी ख़त्म होती है, रिसोर्सेज भी ख़त्म होते हैं, और वो अभी भी ये नहीं कह रहे हैं गलत था, वो अच्छा कर रहे थे, और कुछ किसानों को नहीं। तो अभी भी वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये बरगलाए हुए चंद किसान थे। ये हमारे देश का आम किसान विड्रॉल ऑफ लॉज नहीं चाह रहा था। ज़रा उस भाषा पर ध्यान दीजिए और उसके पीछे के इरादे पर और वक्त पर। तो बस इतनी सी बात कह के, और बाकी जो बात है कि आज जब हम अहिंसा और उसके प्रतिपक्ष पर बात कर रहे हैं, वो उस वक्त पर कर रहे हैं जबकि देश में हालत कुछ इस यहाँ पहुँच गई है कि देश प्रेम का मतलब ही तरह तरह की हिंसाएं होना मान लिया गया है।
जब आप प्रेम की बात करेंगे तो वो देशद्रोह माना जाएगा, जब आप मिल के रहने की बात करेंगे तो वो देशद्रोह माना जाएगा, जब आप कहीं कोई गड़बड़ देखेंगे उसको देश के ही हित में चूंकि रिपोर्ट करना होता है करेंगे तो आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। त्रिपुरा की जलती हुई तस्वीर हमारे सामने है, लेकिन अगर जर्नलिस्ट ये कहेगा कि वो जल रहा है तो आप उस पर UAPA लागू करेंगे। आप अगर एक दलित महिला के रेप के साथ वहशियत और वहशियत के बाद उसको चुपचाप जला देने की बात को जानने के लिए वहाँ जाएंगे तो आप पे फिर देशद्रोह का चार्ज लगा करके, यानी देश कभी हाथरस आता है, कहीं प्रयागराज में सिमट आता है, कहीं रुदौली में सिमट आता है, और आपको अब मतलब ये है कि सच बोलना देश प्रेम है, प्रेम की बात करना देश प्रेम है। तो आज हिंसा पर बात करने का जो आयोजकों ने सोचा है अहिंसा और प्रतिपक्ष पे, तो ये बहुत ही सही वक्त तो है, लेकिन काश ये चंद बिंदुओं पर ही सीमित रहता और उसकी बहुत गहरी व्याख्या हो पाती, हम तह तक, और हो सकता है कुछ निराकरण के हम आंदोलन के तरीके भी आज डिस्कस करके निकाल पाते हैं, पर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। मैं तो सुबह से मैंने बहुत सीखा है, सचमुच इतनी अच्छी बौद्धिक दावत बहुत दिनों से मेरी नहीं हुई थी, तो आज मेरी दावत हुई सुबह से। अब चूँकि मैंने बहुत वक्त इस मेरे एजेंडा से बाहर की चीज़ पे लगा दिया है, तो मूल जो बात मुझसे कही गई थी उस पर मैं बहुत संक्षेप में बोलूँगी कि जेंडर के बारे में, स्त्री पुरुष के बीच के भेदभाव या कोई हिंसक संबंध है भी या नहीं है, इस पर बात करने के लिए तो मैं ये सबसे पहला बिंदु ये रखना चाहूँगी आपके सामने कि हिंसा भी बहुत तरह की होती है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, घर घर के बीच में, मोहल्लों के बीच में, लेकिन हिंसा का एक रूप जो बहुत व्यापक होता है, सर्वग्राही कहें या ये कहें कि अगर मैं अभी एक शब्द देशज भाषा में बना सकूं तो सर्व समेटू होता है, यानी वो सब चीज़ समेट लेता है अपने आप में। वो है स्ट्रक्चरल जो हिंसा है, यानी जो हमारी समाज की संस्कृति है या हमारा जो एक आम चलन है, जो एक ख़ास तरह की सोच से निकलता है, सोच उस चलन से निकलती है, दोनों में एक डायनेमिक रिलेशनशिप है कि किस तरीके का समाज हम बना चुके हैं बिना सोचे, वो हमारी सोच बनाता है, लेकिन वो सोच फिर कुछ और अपने में जोड़ती है तो फिर समाज और उसी ढांचे में बनता है। तो जो समाज का ढांचा होता है, बहुत सारी हिंसाएं उस ढांचे में ही समाई होती हैं। तो जो अभी कई लोगों ने वर्ण व्यवस्था का जो जिक्र सुबह से और अभी भी वर्ण व्यवस्था के किसी ने किया था, शायद जोशी जी ने किया था, तो उदाहरण है वर्ण व्यवस्था और जेंडर, दोनों ही आगे अगर हम और व्यापक रूप से देखेंगे तो फिर वो सांप्रदायिक चेतना वगैरह भी उसमें आएगी, लेकिन मुख्य रूप से मुझे लगता है जो संस्कृति का महानद है हमारे देश में, वैसे तो बहुत सारी वैकल्पिक संस्कृतियां हमेशा से रही हैं, पर हमेशा महानद ने, और जिसको हम फिर मेन स्ट्रीम कहने लगते हैं, मुख्य धारा, वो बाकी छोटी स्मृतियों को कहीं स्वालो कर लेती है, घूंट जाती है। तो जो महानद रहा है हमारा, उसमें मुझे ये दो विशेष उदाहरण मेरी नज़र में आते हैं, वर्ण व्यवस्था और जेंडर रिलेशनशिप। स्त्री पुरुष के संबंधों की जो सोच हमारी है उससे एक ढांचा समाज का बना, और समाज के जितनी संस्थाएं हैं उनके ढांचे उसी सोच के आधार पे ढाले गए। परिवार में क्या रिलेशनशिप होगी, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, बेटी इत्यादि वगैरह, पुरुष स्त्री जहाँ पर भी जिस भी रिश्ते से जुड़े हों उनके बीच में क्या होगा, डोमिनेंस का रिलेशन होगा, बराबरी का होगा, एक के अधिकार दूसरे के समान होंगे या फ़र्क होंगे। उसी प्रकार से आप जानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो पूरी हायरार्की है, अनुक्रम है कि किसकी क्या प्रिविलेजेस होंगे। अगर आप में से जिन लोगों ने पुराण स्मृतियाँ वगैरह पढ़ी हैं तो आप जानते हैं कि किस तरह की बातें, अगर काश वक्त होता तो बहुत सारा एक पूरा पुलिंदा है इस चीज़ का
जो ये बताता है कि स्त्रियों को यानी उनको चालाक, अनफेथफुल, हर निशे यानी रात दिन उन पर पाबंदी लगाने योग्य वगैरह वगैरह कहा गया है। और ये बात रेकमेंड की गई है। वक्त है? अच्छा, मैंने सोचा वक्त नहीं है। अच्छा, तो इसके उदाहरण देने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन एक ढांचा जो हमारे समाज का बनता है, उस ढांचे के अनुसार जो हमारी समाज की इंस्टीट्यूशंस बनती हैं, संस्थाएं बनती हैं। संस्थाओं में परिवार एक संस्था है, हमारी शिक्षा व्यवस्थाएं कैसी होंगी, हमारी शासन व्यवस्थाएं कैसी होंगी, हमारी म्यूनिसिपल व्यवस्थाएं कैसी होंगी, हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वगैरह, ये सारे ढांचे हैं, संस्थाएं हैं इस बड़े ढांचे में जो समाज नाम का ढांचा है। और इसमें जो संबंधों की कहना चाहिए, संबंधों का जो रूप में निहित होता है, उसमें जज्ब रहता है, उसमें हम पाते हैं कि हमारे संस्कृति में, और हो शायद मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की संस्कृति में, पहले वक्त में, पुराने वक्त में, स्त्री को बहुत बार मनुष्य भी पूरा नहीं माना गया है। और स्त्री की मनुष्यता पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगता है, आया है। उसे पूरा मनुष्य बनने का कोई रास्ता, कोई गली इस ढांचे में उसको प्रोवाइड नहीं की गई। तो हिंसा एक तरह से अंतर्निहित है इन ढांचों में। जिस तरह से जात का जो हम भेदभाव करते हैं और उनके अधिकार बांटे हुए हैं, उनकी कल्पनाओं तक का बंटवारा हुआ है, उसी तरह से अगर आप करें, तुलना करें, तो बिल्कुल वैसे ही स्त्री कल्पनाओं से लेकर के, उसके एहसासों से लेकर के, उसकी मानसिकता को लेकर के, उसकी उत्सव धर्मिता को लेकर के, सेलिब्रेशनल आकांक्षाएं उसकी से लेकर के, उसकी अस्तित्व का मकसद क्या है, इस तक पर एक जकड़न में उसको रखा गया। जकड़न में उसके बरक्स पुरुष को भी रखा गया। यानी जो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस विषय पे जो नारीवादी स्वर है, वो बहुत बार इस प्रकार का रहा है कि स्त्रियों पर बहुत जुल्म हुआ है, उन पे बहुत पाबंदियाँ हुई हैं। किसने की हैं? किसने जुल्म किया है? पुरुषों ने किया है। पुरुषों ने सारा सुख उठाया है, सारी स्वतंत्रता का उपभोग किया है, स्त्रियों को गुलाम की तरह। मैं इस तरह के नारीवादी विमर्श को नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि जो व्यवस्था थी, उसने पुरुष को भी एक ढांचे में ढाला, एक सांचे में ढाला, और स्त्री को भी एक सांचे में ढाला। दोनों की सीमाएं नियुक्त की, दोनों को जकड़ने दी, दोनों को पूरा मनुष्य बनने से वंचित रखा, दोनों को पूरा मनुष्य बनने से वंचित रखा। और ये हिंसाएं दोनों के साथ, ये हिंसा है, और मेरे ख्याल से ये सबसे भयंकर प्रकार की हिंसा है। ये सबसे भयंकर प्रकार की हिंसा है जहाँ पर आप अपने कमतरी को आंकने की भी हिम्मत ना करें, आप अपने कमतरी को जान भी ना पाएं। आपको लगे हम तो ऐसे ही हैं, पुरुष को लगे हम तो ऐसे ही हैं, और ये तो हमें करना ही करना है, हमें डोमिनेट करना ही करना है, नहीं करेंगे तो हमें जनाना कहा जाएगा। ये पुरुष की मजबूरी है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगी बाकी नारीवादी स्वर के साथ कि ये जो बंटवारा किया गया, जिस तरह के सांचों में ना पुरुष को पूरा मनुष्य बनने दिया, ना स्त्री को पूरा मनुष्य, और इसको भी मैं आधे मिनट में एक्सप्लेन कर दूं कि जो अपने पर भरोसा नहीं कर सकता, जो अपने आप अपने सपने नहीं देख सकता, जो अपनी इच्छाओं को खारिज करने के लिए बचपन से बड़े होने तक और बूढ़े होने तक मजबूर है अपनी ही स्वप्नों को खारिज करने के लिए, वो इंसान कैसा? और ये स्त्री है।
लेकिन जो ये मजबूर किया जाए कि तुम्हें डोमिनेट करना ही करना है, कुछ हद तक वहशी होना ही होना है, कुछ हद तक आपको, बल्कि बड़ी हद तक आपको संवेदनहीन होना ही होना है। ये नियति हमारे पुरुष की रही है, नहीं तो आपको जनाना कहा जाएगा, जोरू का गुलाम तो कहीं कहा जाएगा हर हालत में। तो ये ढांचा जो है, इसमें जो अंतर्निहित है हिंसा, उसका प्रतिपक्ष क्या होगा? उसका प्रतिपक्ष बहुत अब वर्षों से इस विषय पे लिखा जा रहा है। ये विषय अब पढ़ाने का भी एक विषय बन चुका है। इस विषय पर तमाम संवेदनशील साहित्य भी रचा गया है। साहित्य विवेचना में और साहित्यिक तनकीद यानी क्रिटिसिज्म में, आलोचना साहित्य में भी इसको बहुत जगह मिली है। तो ये प्रक्रिया, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं हो सकती। यहाँ पर अहिंसा का प्रतिपक्ष तो पहले से चल रहा है ना। ये तो जब से हम इतिहास जानते हैं इंसान का, तब से हमें अहिंसा का प्रतिपक्ष ही मिल रहा है स्त्री पुरुष संबंधों के बीच में, यानी हिंसा ही मिल रही है, और घोर हिंसा। आज के समय में करीब 7 साल से, आप समझ रहे हैं किस साल से, कुछ एक ये भी रवायत आई है हमारे देश में, चाहे वो माइनॉरिटी के साथ हो, चाहे वो दलितों के साथ हो, चाहे अमीर की गरीब पर हो, चाहे पुरुष की स्त्री पर हो, एक या धर्म के आधार पर हो, माइनॉरिटी शायद मैंने कहा था, एक नया और भयानक, दिल दहलाने वाला और चिंता पैदा करने वाला, जिसका जिक्र मुझे ताज्जुब क्यों ज़्यादा नहीं है, वो विकास सबके साथ सबका विकास जो हुआ है, उसमें एक विकास ये हुआ है कि अब अपराध के साथ आप बलात्कार किसी लड़की का करते हैं, किसी मुसलमान को मारते हैं, उसको पानी को तरसाते हैं, तो सिर्फ इतना करके छोड़ते नहीं हैं। आपकी जो भी गंदी धार्मिक चेतना हो, उसकी आपने परिपूर्ति मात्र नहीं की, उसके बाद आप सेलिब्रेट करते हैं, आप उत्सव मनाते हैं, और आप क्षत विक्षत करते हैं उसको जिसको आपने मारा। त्रिपुरा की अभी हाल की और पिछले 5-6 सालों में घटित, चाहे वो हाथरस की हो, चाहे अभी ये टप्पल गांव के पास के गांव में था, हम लोग गए थे वहाँ पर, बहुत करीब 100-150 घटनाएं ऐसी स्त्री के, लड़की के, छोटी बच्ची, 6 साल की बच्ची, 10 साल की के बलात्कार के बाद उसके शरीर के साथ क्या हुआ। अगर आप ये गौर करें तो आपको लगेगा ऐसा हम 7-8 साल पहले अगर सुनते थे तो 1 लाख केस में कोई एक ऐसा दरिंदगी की बात होती थी। अब 90% में ये होता है कि उसके जननांगों में तरह तरह की चीज़ों से क्षत विक्षत करना, उसके हाथ पैर काटना, सिगरेट से जलाना, उसको, मतलब कि अब मैं पूरी बोल भी नहीं पाऊँगी क्योंकि वो शायद पोर्नोग्राफी में भी आ जाए। आज जो बात मैं आगे कहूँ वो पोर्नोग्राफी में भी आ सकता है। तो ये जो वहशियत का बढ़ावा है वो कहाँ से आया, ये सोचने की बात है। जो अहिंसा का प्रतिपक्ष, हम जब से इतिहास जानते हैं, इंसान जब से फैमिली बनाने लगा, जानवर से जब वो इंसान बना, उसके बाद जब उसने परिवार बनाने शुरू किए, एकदम नहीं शुरू किए, जब से हम तब से जान रहे हैं कि ये हो रहा है। हिंसा, अहिंसा का प्रतिपक्ष ही चल रहा है। अब हमें हिंसा के प्रतिपक्ष की बात करनी है और अहिंसा की दावेदारी करनी है। तो इसके लिए जब तक कि हम सारी शिक्षा व्यवस्था में राजनैतिक इच्छा जब तक नहीं होगी और इस तरह के साहित्य के प्रचार प्रसार की बात नहीं करेंगे जिसमें हम मानवीयकरण करते हैं
और हमें अपने जेंडर डिस्कोर्स को भी मुझे लगता है बदलना होगा कि ये जुल्मी और जुल्म सहने वाले वाली जो डाइकोटमी है वो मुझे लगता नहीं चलेगी, क्योंकि दोनों ही हमारी परंपरागत सोच और उससे बने ढांचे में निहित जो व्यवस्था है वो आदमी की मैस्कुलिनिटी, पुरुषत्व को परिभाषित करता है। और मानी बात है कि वो पुरुष फिर उस परिभाषा के अनुसार ही निकलेंगे तो डोमिनेट भी करेंगे, संवेदनहीनता भी दिखाएंगे, थोड़ी वहशियत भी दिखाएंगे, जिद भी करने की बात दिखाएंगे और दूसरे को दबाने कुचलने की बात दिखाएंगे। और स्त्रियां, कितनी स्त्रियां हैं जो आज, ये बात ज़रूर है कि हमारी नानी के समय से ऐसी स्त्रियों की संख्या बढ़ी है और हमारी माँ के समय से भी बढ़ी है और मेरे समय से मेरी यंग जनरेशन में बढ़ी है और उसकी बड़ी खुशी है। जो अपराध की शिकायत करती हैं, जो इस बात में गर्व नहीं करती कि हम इतना सहते हैं, लेकिन आज भी 90% औरतें इस बात पे गर्व करती हैं, देखो इतना मारा कि हाथ टूट गए, हम कहीं शिकायत करने गए और बहू हमारी चली गई संस्था के पास। तो ये जो यानी जो ट्रेजेडी, जो हिंसा की गहराई आप देखिए कि आप किसी को यानी कि इंसान से कमतर स्थिति में रखें, अपने पालतू कुत्ते से भी कमतर की स्थिति में रखें, अपने पालतू गधे से भी कमतर स्थिति में रखें और उसको उस पर गर्व करना सिखा दें, वो उसी में मगन रहे और गर्व करे कि हम इतने महान। उसके साथ एक महानता का विचार जोड़ दिया जाए और एक विश्वास बिठा दिया जाए कि हम चूंकि महान हैं, देवी हैं, इसलिए हम जुल्म सहेंगे। तो इसमें भी विरोधाभास देखिए कि देवी से हम हर तरह की परेशानी, जुल्म के निजात के लिए जाते हैं और यहाँ जो ज़मीन पर देवियाँ जिनको आपने कह दिया, हालांकि हमें तो बहुत ऐतराज़ है कोई हमको देवी कहे, कभी देवी कह के मत मुझे पुकारिएगा मैं, लेकिन अगर जिनको हम देवियाँ कहते हैं आमतौर पर, उनको निजात में नहीं बल्कि जुल्म सहने में ही गर्व करना सिखाया। तो ये एक अजीब तरह की विरोधाभासी स्थिति भी है और वो स्थिति है जहाँ पर हिंसा का एक पूरा सागर हिलोरे ले रहा है। और जब तक कि हम पूरा माहौल ऐसा नहीं है जिसमें शिक्षा बहुत में जो हम पढ़ाते हैं, शिक्षा इतनी बेकार है हमारी कि आज भी पन्नाधाई को ग्लोरीफाई करती है, जिसने अपने बच्चे को कटवा दिया राजा के लिए। ये है क्या सामंती, ये सामंती मूल्य हम आज भी पढ़ा और हम सरकार को एनालिसिस करके दे चुके हैं किताबों की, जहाँ पर एकलव्य के अंगूठा काटने को ग्लोरीफाई किया गया है और चैप्टर के अंत में लिखा गया है श्रद्धेया ज्ञानम लभते। तो वही हो रहा है कि आप लाइब्रेरीज बंद करना चाह रहे हैं, आप सावरकर की चित्र लगा रहे हैं जहाँ पर की सोच मना है, जिस तरह की सोच में सोच मना है। तो मैंने शायद आपकी इस उदारता का ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया, तो मैं बात ख़त्म करूँगी। मैं यही कहना चाहूँगी, मुझे जेंडर पे चूँकि बोलने को कहा था, तो ये स्ट्रक्चरल है, इस स्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ेगा और हमें समान माना। ना तो इस समय ना तो पुरुष पूरी तरह से इंसान है, पूरा मनुष्य नहीं है वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डोमिनियरिंग है, भेड़िए के समान बना दिया है। और स्त्री भी पूरा मनुष्य नहीं है, उसे चूहे की तरह बना दिया गया है। तो हमें दोनों को की मनुष्यता वापस लौटानी है। उसके लिए क्या करना है, वक्त लगेगा डिस्कस करने में, लेकिन तमाम सारा मानवीय इतिहास जो संवेदनाएं जगाता है, जो बराबरी का उत्सव मनाता है, जो बराबरी के आदर्शों को के लिए हमें ललकारता है, उस साहित्य को स्कूलों में अलग से सरकार की कार्यविधा में, उसकी विभिन्न योजनाओं में रखने से शायद कुछ चीज़ें बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया।